आज हम आपको डिटेल में आर्टिकल 370 संसद की परिस्थितियां, पोजीशंस, इसके आने वाले दिनों के रिपरकशंस, गवर्नमेंट की इंटेंट सब बताएंगे। लेकिन रिक्वेस्ट है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप पहले हमारा सबसे पहला लेक्चर कश्मीर इशू सुनिए। सेकंड, हमारा डीलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द कश्मीर सुनिए। उसमें आपको आर्टिकल 35 एंड डीलिमिटेशन जो अब होगा आगे ये क्लियर होगा। फिर हमारा आज का लेक्चर सुनिए। जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे आप ध्यान दें, मेरे इस हाथ के नीचे आपको कश्मीर इशू मिलेगा और यहाँ पर आपको डीलिमिटेशन ऑफ द जम्मू कश्मीर टेरिटरीज़ का लेक्चर मिलेगा। इन दोनों लेक्चर्स को आप विजिट करिए और उसी के मुताबिक फिर ये तीसरा लेक्चर आप सुनिए। ओके, चलिए। आज सुबह की शुरुआत बहुत हलचल के साथ हुई। पिछले 4 दिनों से जम्मू कश्मीर में बहुत सारी उठापटक हो रही थी, सेना बढ़ा दी जा रही थी, जो डल झील के शिकारे हैं वो खाली पड़े थे, यात्री आनन फानन में वापस बुला लिए गए, होटलों में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में आज सुबह संसद में 2 संकल्प और एक विधेयक पेश होता है। ये संकल्प शब्द आपने पहली बार सुना होगा कि संसद में भी संकल्प आते हैं, संकल्पों के साथ विधेयक भी आते हैं, मने बिल आते हैं। सुबह से न्यूज़ चैनल लगे हुए हैं, 35 एक ख़त्म हो गया, गजट आ गया, 370 ख़त्म हो गई, कश्मीर के टुकड़े हो गए। मैं हैरान था भाई, टुकड़े किए आपने? टुकड़े नहीं किए गए, आपने नए खंड परिभाषित किए। ये ज़्यादा बढ़िया डेफिनेशन थी। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वो जो ग्राफिक्स जिसमें बताया जा रहा कि पहले ये था अब ये था, पहले 356 आर्टिकल लागू नहीं था, 356 अब है, वो जनरलाइज्ड न्यूज़ है आम जनता के लिए। आप यूपीएससी कैंडिडेट हैं, आप डेप्थ में जाते हैं, आप प्रिसीजन में जाते हैं और आपकी जानकारी बहुत सटीक होती है। धारा 356 पहले भी लागू है, गवर्नर रूल के साथ प्रेसिडेंट रूल भी लागू है, और ये प्रेसिडेंट रूल की पावर 1964 के प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर के थ्रू लागू कराई गई थी जम्मू कश्मीर में। तो यह कहना कि पहले 356 लागू नहीं था अब हो जाएगा, ऐसा नहीं। क्या परिवर्तन आएगा? ये कहा गया कि अब राष्ट्रीय झंडे के, राष्ट्रीय संविधान, राष्ट्रीय नेशनल एंथम के अपमान पे कार्रवाई हो सकेगी। बाकायदा इसका प्रोविज़न पहले से है, इस पे कार्रवाई पहले भी होती थी। क्योंकि जब आप इस टॉपिक को कर रहे हैं तो आपको बहुत प्रिसाइज जाना है। हम हर बार लेक्चर विदाउट बुक देते हैं और ये हमारा एजेंडा रहा है। आज का लेक्चर भी विदाउट बुक होगा, लेकिन आज लेक्चर प्रमाणित होना चाहिए, सत्यता पर पूर्ण रूप से एक एक बिंदु सिद्ध होना चाहिए। तो आज मैं अपने एक एक कथन को किताब से कोट करूंगा और आपको बाकायदा पढ़ करके बताऊंगा, जिसमें डिफरेंट बुक्स के रेफरेंस हैं, चाहे वो डी बसु है, चाहे वो के एम मुंशी हैं, चाहे वो सुभाष कश्यप हैं, चाहे लक्ष्मीकांत हैं। एक एक चीज़ पूर्ण रूप से प्रमाणित, और मैं इसी के हवाले से सभी चीज़ें आपको समझाऊँगा। कुछ भी मेरी सोच पर आधारित नहीं होगा। वो हमारा लास्ट सेक्शन होगा जिसमें मेरा एनालिसिस आएगा, एनालिसिस पॉलिटिक्स, सोसाइटी, कल्चर एंड इकोनॉमी पे, बिगिनिंग पूरी रियलिटी में, ताकि आप खबरों को अच्छे से समझ पाएँ, भ्रम से मुक्त हो पाएँ, चीज़ों को बेटर वे में अंडरस्टैंड कर पाएँ। चलिए शुरुआत करते हैं आज की लेक्चर की और समझते हैं कि आज क्या हुआ। कश्मीर से जुड़ा हुआ यह मुद्दा है और इसे समझाने के लिए पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना होगा। समझना क्या होगा? शुरुआत हुई और आज देश के गृह मंत्री अमित शाह राज्यसभा में चेयरमैन को संबोधित करते हुए प्रेजेंट हो गए और उन्होंने कहा कि मैं 2 संकल्प और एक विधेयक लाना चाहता हूं। संकल्प के तहत उन्होंने ये कहा कि जब राष्ट्रपति के द्वारा ये ऑर्डर इशू किया जाएगा, संसद के पास करने के बाद उस समय में जब ये ऑर्डर इशू हो जाएगा, आर्टिकल 370 के कई खंड लागू नहीं होंगे। आर्टिकल 370 के कई खंड फिर लागू नहीं रह पाएंगे। मतलब जब ये होगा, दिवाली आज ही मना ली गई कि हो गया, अभी ये होगा, और जब ये हो गया, इसी के तहत जो फंडामेंटल राइट्स के स्पेशल प्रोविज़न जम्मू कश्मीर को मिले थे, जिन स्पेशल प्रोविजंस को इंटैक्ट रखने के लिए फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही आर्टिकल 35 में 35A डाला गया था, तो वो तो ऑटोमेटिकली कर्टेल हो गया। वो तो स्वतः अपने आप ही कर्टेल हो गया ना भाई। और ये संकल्प जो प्रेजेंट किया है, संकल्प इसलिए है क्योंकि ये डन है। प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस एंड एड पे ही काम करते हैं, वो ये ऑर्डर इशू करेंगे, डन।
ऑर्डर इशू करने के लिए इसे पार्लियामेंट में लेकर के आना जरूरी है, तो पार्लियामेंट में ये जब आएगा तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की कैटेगरी में नहीं आता, इसलिए ये सिंपल मेजोरिटी से पास होगा, मतलब ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन के थ्रू। और उसमें आपके पास लोकसभा में और राज्यसभा में बहुत अच्छे नंबर हैं, आप आराम से इसे सिंपल मेजोरिटी से पास करा लेंगे, मतलब मेजोरिटी ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मतलब ये हुआ ही तय समझिए। लेकिन ये संकल्प लागू होना है, उसके बाद ही आप चीज़ कर सकते हैं, जिस चीज़ की आज आपको जानकारी दी जा रही है कि जम्मू कश्मीर आज के बाद 2 हिस्सों में बटेगा। एक होगी लद्दाख यूनियन टेरिटरी, एक होगी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी। लद्दाख यूनियन टेरिटरी जो होगी उसमें लेजिस्लेचर नहीं होगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर के वाया रूल होगा। जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी में लेजिस्लेचर होगी। मतलब आप मुझसे पूछें कि आने वाली जम्मू कश्मीर की यूनियन टेरिटरी क्या होगी, एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ द दिल्ली, बस दिल्ली होगी, जैसे दिल्ली यूनियन टेरिटरी है। ओके, अब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता जब तक 370 के वो सभी खंड जो अब से प्रभावित नहीं होंगे पहले उसको लागू किया जाए। इसके लिए संकल्प, और संकल्प के साथ ही चेयरमैन की टेबल पे प्रेजेंट कर दिया रेजोल्यूशन, कौन सा, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल, ये साथ ही आ गया। क्या किया चेयरमैन के द्वारा, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल टेबल पे प्रेजेंट करा लिया गया और उसकी प्रिंटेड कॉपियां भी रख दी गई हैं। होगा क्या, एक रात का खेल है कि संकल्प वाला क्लॉज पास हो जाएगा, प्रेसिडेंट का ऑर्डर पास हो जाएगा, संसद के बचे हैं गिनती की 2-3 कार्रवाइयाँ, इसके भीतर कहीं जो राष्ट्रपति शासन अब जम्मू कश्मीर में लगा हुआ है वो ख़त्म होने से पहले पहले इसे करना है, ताकि पार्लियामेंट के नेक्स्ट सेशन तक बात ना चली जाए। इसलिए ऑन साइमल्टेनियसली ही स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन बिल भी प्रेजेंट किया गया है। एक तरफ से होकर के निकलेगा संकल्प वाला प्रोसेस फाइनल, और ऑन द स्पॉट रीऑर्गेनाइजेशन पे डिबेट डिस्कशन सब हो चुकी होगी, वॉइस वोट ये और ने करके वो भी ऑन द स्पॉट पास होगा। सारा मैटर 1 से 2 दिन के अंदर ही खत्म। आई बात समझ में? अब इसे समझाते हैं, है क्या, हुआ क्या, होगा क्या, है, हुआ, होगा क्या। कश्मीर इशू का लेक्चर जरूर सुनिए ताकि सारी डिटेल पता लगे, वो मैं दोबारा नहीं कहूँगा। और डीलिमिटाइजेशन सुनना तो बहुत ज़रूरी है, वरना आपको खबरें और आर्टिकल समझ नहीं आएंगे। सबसे पहली बात, 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद हुआ। उसके पहले भारत में अंग्रेज़ों का शासन था। उस समय तक लगभग 600 रियासतें एग्जिस्ट कर रही थी। उसमें से अंग्रेज़ों के द्वारा यह प्रोविज़न रखा गया कि जो रियासतें पाकिस्तान के साथ जाना चाहती हैं जाएं, जो भारत के साथ आना चाहती हैं जाएं, जो इंडिपेंडेंट रहना चाहती हैं वो रहें। कुल मिलाकर के भारत में बची 552 रियासतें, जिसमें से 549 रियासतें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिला ली थी। 3 रियासतें यानी कि निज़ाम हैदराबाद के, जूनागढ़ के नवाब और जम्मू कश्मीर रियासत, ये रह गई थी। जिसमें रियासत जो निज़ाम की थी हैदराबाद की, वो पुलिस एक्शन के थ्रू जोड़ ली, जो जूनागढ़ की थी वो रेफरेंडम करा लिया, और जो जम्मू कश्मीर की थी वो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन से ले ली। अब यहाँ पर मुद्दा आ जाता था जम्मू कश्मीर का, महाराजा हरी सिंह का। महाराजा हरी सिंह ने डिसाइड कर रखा था कि मैं अपनी इंडिपेंडेंट रियासत रखूँगा, ना पाकिस्तान ना भारत के साथ। इसमें अब समय आगे बढ़ा, और समय क्या हुआ, 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ है। 15 अगस्त से 15 सितंबर आ गई, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर आ गई। 15 अक्टूबर के 5 दिन बीतते ही यानी कि 20 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के द्वारा जम्मू कश्मीर पर आक्रमण कर दिया गया, जिसे हम आज़ाद कश्मीर फोर्सेस कहते हैं, जो एक तरह के कबायली पख्तूनवा लड़ाके थे। इनके द्वारा जब जम्मू कश्मीर पर आक्रमण किया गया, जम्मू कश्मीर की रियासत महाराजा हरी सिंह के द्वारा अपनी सुरक्षा का आंकलन किया गया, इवैल्यूएशन किया गया। जब देखा कि प्रबंध इतने नहीं हैं कि हम उनके सामने टिक पाएंगे, तब वहाँ पर महाराजा हरी सिंह को सुझाव आता है, और पॉपुलर लीडर शेख अब्दुल्ला, उनके द्वारा कहा जाता है कि हमें भारत की मदद यहाँ लेनी ज़रूरी है। भारत की मदद लेने के लिए उस समय अंतरिम सरकार थी भारत में, द इंटरिम गवर्नमेंट, जिसमें प्रधानमंत्री की पोजीशन पर जवाहरलाल नेहरू काबिज थे। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जब संपर्क साधा गया जम्मू कश्मीर के द्वारा, तो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि आप एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, किस अलायंस के तहत मैं आर्मी मूव कराऊं और आपकी सपोर्ट करूं, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन जम्मू एंड कश्मीर एंड इंडिया।
और अभी कॉमन गवर्नर हैं मेरे और पाकिस्तान में, माउंटबेटन कॉमन गवर्नरशिप है। ऐसे में जब दोनों के गवर्नर कॉमन हैं, ऐसे में एक विंग ने जब कुछ किया है जम्मू कश्मीर में, तो दूसरा विंग अगर उस कश्मीर में कुछ करने जा रहा है तो मुझे लेजिटिमाइजेशन दिखानी होगी कि मैं एक इंटरनेशनल कंट्री में इंटरवेंशन किस ग्राउंड पे कर रहा हूँ। इसके लिए फिर महाराजा हरि सिंह के द्वारा ये कहा गया कि मैं अपने आप को जम्मू कश्मीर में एक्सीड करता हूँ, और उसके लिए इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन किया गया। इसमें इम्पॉर्टेंट रोल शेख अब्दुल्ला पॉपुलर लीडर के द्वारा समझाया गया। कश्मीर इशू का लेक्चर सुनिए, बहुत डिटेल में चीज़ें क्लियर आएंगी, आज वो मुद्दा नहीं है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जब साइन किया गया था, ध्यान रखिए 20 अक्टूबर 1946 को हमला हुआ है। आज हमारे गृह मंत्री के द्वारा राज्यसभा में गलत बयान दे दिया गया है कि 27 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ है। मैं क्लियर कर दूं, 26 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ है 1947 को। 27 अक्टूबर को इसे गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन की परमिशन सैंक्शन मिली है। कब साइन हुआ है? 26 अक्टूबर 1947 को। 27 अक्टूबर को इसे असेंट मिला है, किसका? माउंटबेटन का। ये दो डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट डेट हैं, साइनिंग एंड असेंट। ओके, अब ये हो गया। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आया, कमिटमेंट आया जम्मू कश्मीर को। कमिटमेंट क्या है? ध्यान से सुनो। आज अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया के आर्टिकल 1, 2, 3, 4, इंडिया का नेम, इंडिया का टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, स्टेट्स की टेरिटरी और कोई भी वो टेरिटरी जो इंडिया एक्वायर करता है, किस तरह से नए स्टेट इंडक्ट किए जाएंगे, कैसे नया स्टेट बनाया जाएगा, कैसे एग्जिस्टिंग स्टेट का नेम, बाउंड्री, एरिया चेंज किया जाएगा, और क्या क्या पार्लियामेंट के राइट हैं। पहले 4 आर्टिकल ये बताते हैं। इसके तहत आर्टिकल 1 में क्लियरली ये मेंशन है कि जम्मू एंड कश्मीर इंडियन यूनियन यानी कि यूनियन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट है। इंडिया यूनियन का कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट है। और सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, जम्मू एंड कश्मीर टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है। एक तो वो यूनियन ऑफ इंडिया का कॉन्स्टिट्यूएंट स्टेट है, एक तो उसकी टेरिटरी ऑफ इंडिया का पार्ट है। ये आर्टिकल 1 के तहत कवर होता है, और इसी के लिए आर्टिकल 1 के तहत इंडिया की टेरिटरी, इंडियन यूनियन, इनके रिलेटेड सारे प्रोविज़न शेड्यूल 1 में डाले गए हैं, और जम्मू कश्मीर इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल 1 में है। ये बड़ी बात है। अब इस चीज़ को अगर हम समझ के चलें तो जम्मू कश्मीर ने खुद को एज अ बॉडी, खुद को एज अ यूनिट इंडियन यूनियन से जोड़ा, और एज अ टेरिटरी इंडियन टेरिटरी से जोड़ा। ये एक अलग बात, ये है आप एज अ यूनिट जुड़े, एज अ टेरिटरी जुड़े। लेकिन अब आती है बात अधिकार क्षेत्र की, अधिकारों की। अधिकारों के नाम पर जम्मू कश्मीर ने महाराजा हरि सिंह के द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में 3 ही अधिकारों को जोड़ा भारत के यूनियन के साथ। वो था एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। जैसे आज आप देखते हैं यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट में केंद्र कानून बनाता है, स्टेट लिस्ट में राज्य बनाते हैं, कॉन्करेंट में केंद्र और राज्य दोनों बनाते हैं, सेंटर स्टेट दोनों बनाते हैं। लेकिन उस टाइम पे अगर हम कहें कि क्या प्रभाव था भारत का, ज्यूरिसडिक्शनल एरिया हमारा क्या था, उसके लिए 3 सब्जेक्ट एक्सीड किए। पहला एक्सटर्नल अफेयर, दूसरा डिफेंस, तीसरा कम्युनिकेशन। बाकी सब कुछ जम्मू कश्मीर के ही साथ था। दोनों बातों को समझने का फ़र्क करो। एक स्टेट को इंडियन यूनियन में जोड़ना, एक टेरिटरी को इंडियन टेरिटरी से जोड़ना, और अधिकार क्षेत्र की बात करना, मतलब कि किन किन सब्जेक्ट पे, किन किन टॉपिक पे यूनियन काम कर सकता है, किन पे स्टेट, ये दोनों अलग बातें हैं। तो इसमें, इस मामले में जम्मू कश्मीर एक अलग स्टेट हो जाता है बाकी स्टेट्स के कंपैरेटिवली, क्योंकि उसने सिर्फ 3 मुद्दों पर ही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत काम करने की आपको अनुमति दी। इसलिए आपने पार्ट 21 के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 21 के तहत आर्टिकल 370 के अंदर उसके लिए स्पेशल प्रोविजंस बनाए। पार्ट 21 के अंदर भारत के और भी कई सारे राज्य हैं जिनके लिए स्पेशल प्रोविज़न हैं, लेकिन उन राज्यों के कंपैरेटिवली जम्मू कश्मीर को लेकर के बहुत ज़बरदस्त अनपैरेलल्ड स्पेशल प्रोविजंस प्रोवाइड किए गए हैं, जो किसी भी और राज्य के लिए नहीं प्रोवाइड किए गए हैं। उन्हीं प्रोविजंस को हम पढ़ेंगे। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कमिटमेंट था। कमिटमेंट ये था कि जम्मू कश्मीर की जनता अपना एक संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चुनेगी। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ये तय किया जाएगा कि इंडिया और जम्मू कश्मीर के रिलेशनशिप का नेचर क्या रहेगा, और उसके तहत ये डिसाइड किया जाएगा कि इंडियन यूनियन का कितना जुरिस्डिक्शन होगा जम्मू कश्मीर के ऊपर। जब तक ये नहीं हो जाता तब तक
जम्मू कश्मीर की वर्किंग के लिए जो प्रोविजंस प्रोवाइड किए जाएंगे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ध्यान से एक कंसेप्ट को समझिए। आज जब डिबेट होती है कहीं पर भी, तब ये कहा जाता है, एक वर्ग कहता है कि धारा 370 की वजह से ही भारत के साथ जम्मू कश्मीर जुड़ा। और गृह मंत्री ने आज हमारे कहा, कितना बड़ा फैक्ट पूरी दुनिया को बताया कि जैसे यहाँ पर मैं हैरान हूँ कि लोगों को जानकारी नहीं। वो ये कह रहे हैं कि 27 अक्टूबर को इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हुआ था और धारा 370 1949 में डाली गई है। इसके बीच 2 साल का गैप है, तो धारा 370 की वजह से तो भारत से वो जुड़ा ही नहीं जम्मू कश्मीर। मैं आपको टेक्निकली करेक्ट कर देता हूँ कि धारा 370 ये उसी कमिटमेंट का लीगल वर्जन है जो कमिटमेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के समय में कर दिया गया था। अब आपसे मैं एक प्रश्न पूछता हूँ कि जब 1947 में हमारा खुद का ही संविधान नहीं आया, तो 1947 में धारा 370 किधर से आती? हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया गया है, उसे बनने में समय लगा। इसलिए जब वो बन रहा था 1949 में, उसमें 370 की धारा इंडक्ट की गई, तो गैप तो आना लाजमी था। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है, 26 नवंबर 1949 को हमने अडॉप्ट करना है, उसके पहले आर्टिकल 370 डाला है। क्यों? क्योंकि 2 साल से वो जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन के तहत काम चल रहा था कमिटमेंट के बेसिस पे, वो कमिटमेंट को अब आने वाले दिनों में एक लीगल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना था कि नहीं? उस कमिटमेंट को लीगल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए आर्टिकल 370 इंडक्ट किया गया, क्योंकि इसके बाद से अब हमारा संविधान तो बन गया है और वो 26 जनवरी 1950 से प्रभाव में भी आ जाएगा, तो वही जम्मू कश्मीर पे भी लागू होगा। जब तक जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्ट ना होके अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेती, तब तक के लिए ऐसे में जम्मू कश्मीर के कस्टम कल्चर मैनर को देखते हुए, वहाँ की टर्बुलेंट कंडीशन, यूनिक सोशो कल्चरल और पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर को देखते हुए आपको ये देखना था कि पूरा संविधान भारत का एज इट इज़ लागू नहीं हो सकता, उससे प्रॉब्लम और बढ़ेगी। इसलिए आपने भारतीय संविधान को लिमिटेड वे में लागू करने के लिए वो जो कमिटमेंट 1947 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में कर दिया था, उसे लीगल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हुए 370 की धारा इंडक्ट की कॉन्स्टिट्यूशन पे और कॉन्स्टिट्यूशन को लिमिटेड रखा जम्मू कश्मीर के मामले में। इट इज़ वेरी सिंपल। और ये कहा कि ये प्रोविजन टेम्परेरी एंड ट्रांजिएंट है। ये टेम्परेरी इसलिए है क्योंकि जब तक जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना लेती, तब तक ये प्रोविज़न जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, ये धारा 370 के तहत टेम्परेरी जम्मू कश्मीर में लागू हो रहे हैं। आई बात समझ में? और सेकंड, ये ट्रांजिएंट हैं क्योंकि जब तक जम्मू कश्मीर में टर्बुलेंट कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है, ये केवल उसी फेज़ को पार करने के लिए, जब वो ख़त्म हो जाएंगे एटमॉस्फेयर, तो फिर आर्टिकल 370 के अंदर जो भी हमने क्लॉजेस डाले हैं फिर उन्हें ख़त्म किया जाएगा और जम्मू कश्मीर और भारत का स्टेटस उन सिचुएशंस में डिसाइडेड होगा जो सिचुएशन उस टाइम की होंगी। इस तरह से ये सारा सिस्टम चला। इसकी और बारीकियाँ अभी क्लियर होंगी, पहले इतना समझ आया? किसी तरह की कोई आपको आपत्ति नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं? पढ़ करके बताते हैं, ध्यान से सुनिए। जम्मू, स्पेशल स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। Under Article 1 of the Indian Constitution, the state of Jammu and Kashmir is a constituent state of Indian Union, and its territory forms a part of the territory of India. On the other hand, Article 370 in Part 21 of the Constitution grants a special status to it. Accordingly, all the provisions of the Constitution of India do not apply to it. It is also the only state in the Indian Union which has its own separate constitution, the Constitution of Jammu and Kashmir. Under the same Part 21 of the Constitution, 10 other states of the Indian Union also enjoy special status, but only in certain minor matters. On the other hand, the special status enjoyed by the state of Jammu and Kashmir is unparalleled. Accession of Jammu and Kashmir to India. With the end of the British paramountcy, the state of Jammu and Kashmir became independent on 15 August 1947. Initially, the ruler Maharaja Hari Singh decided not to join India or Pakistan and thereby remain independent.
On 20th October 1947, the Azad Kashmir forces supported by the Pakistan Army attacked the frontier of the state. Under this unusual and extraordinary political circumstances, the ruler of the state decided to accede the state to the India. Accordingly, the instrument of accession of Jammu and Kashmir to India was signed by Pandit Jawaharlal Nehru and Maharaja Hari Singh on 26 October 1947. Under this, the state surrendered only three subjects: defense, external affairs and communication to the Dominion of India. At that time, the government of India made a commitment. ध्यान से, at that time, the government of India made the commitment that the people of this state, through their own constituent assembly, would determine the internal constitution of this state and the nature and extent of the jurisdiction of the Union of India over the state, and until the decision of the Constituent Assembly of the state, the Constitution of India could only provide an interim agreement regarding the interim arrangement regarding the state. In pursuance of this commitment, Article 370 was incorporated in the Constitution of India. It clearly states that the provisions with respect to the state of Jammu and Kashmir are only temporary and not permanent. It became operative on 17 November 1952. ओके प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया, पख्तूनवा लड़ा के क्यों भेजे। देखिए, पाकिस्तान के माइंड में ये चल रहा था कि जिस तरह से जूनागढ़ में वल्लभ भाई पटेल के द्वारा सेना भेज करके वहाँ के नवाब जब वहाँ से गद्दी छोड़ के दौड़ के पाकिस्तान आ गए, वो पॉलिटिकल पावर का सेंटर कब्जाया भारत की सेना ने, और वहाँ पर लोगों की विल असर्टेन करने के लिए रेफरेंडम करा लिया। और नेचुरली रूलर माइनॉरिटी मुस्लिम थे और मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी, तो रेफरेंडम भारत के फेवर में आया। तो इंटरनेशनली इंडिया जूनागढ़ के अपने उस एक्ट को लेजिटिमेट कर गया कि ये रेफरेंडम से जोड़ा। सेम रिपीट करना चाहता था पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में कि जम्मू कश्मीर में हम अटैक करेंगे, महाराजा हरी सिंह के द्वारा ऑक्यूपाई की गई पावर सेंटर को अपने हाथ में लेके वहाँ पे रेफरेंडम करा लेंगे। रेफरेंडम उनके अकॉर्डिंग उनके फेवर में आने वाला था और वो इंटरनेशनली ये प्रोजेक्ट कर देंगे कि ये लेजिटिमेट है। अगर उसे कोई दावा करेगा तो वो कहेंगे फिर जूनागढ़ का क्या, अगर जम्मू कश्मीर पे दावा है। ये उनका अपना उस समय का थॉट था। अब मैं आपको सिस्टम समझाता हूँ, चीज़ें हम समझते हैं जिसके अकॉर्डिंग सारा प्रोसेस आगे बढ़ा। हुआ क्या, आपके देश का संविधान एग्जिस्टेंस में आ गया है, लेकिन जम्मू कश्मीर में अभी ऐसा नहीं हुआ। आपने अब इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविज़न वहाँ पर लागू करने हैं, लेकिन आर्टिकल 370 क्या कहता है? इंडिया के प्रोविज़न यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट के जम्मू कश्मीर में सिर्फ लागू होंगे। स्टेट लिस्ट की जो कॉन्स्टिट्यूशन में आइटम्स हैं वो आज दिन तक जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होती। यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट के करणवीर सिर्फ वो आइटम और वो लॉज ही एप्लीकेबल होंगे जम्मू एंड कश्मीर में जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और बाद में आर्टिकल 370 के अंदर इन्यूमरेटेड हैं। ये जो आइटम्स हैं यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो फॉल कर रहे हैं, जो मैच कर जाएंगे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और आर्टिकल 370 के सब्जेक्ट के साथ, ये मैच करने वाली टेंडेंसी को असर्टेन करना, जानने की प्रक्रिया ये होती थी कि इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा पास कोई भी यूनियन और कॉन्करेंट लिस्ट का लॉ जो बाकी सभी राज्यों पे सीधा ऑटोमेटिक एप्लीकेबल होता था, जम्मू कश्मीर पे लागू कराने के लिए उसे भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेचर के साथ कंसल्ट करके लागू कराया जाता था। और ये इसीलिए एक वर्ड एक्सिस्टेंस में आया, वो है कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू द जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1950। इसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1950 कहते हैं। और इसके तहत ये डिसाइड हुआ कि कौन कौन सी भारतीय संविधान की धाराएं या रूल्स या जुरिस्डिक्शन जम्मू कश्मीर पे लागू होंगे। पहली बात समझ में आ गई। सेकंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट यहाँ पर बड़ा ज़रूरी है, इसी में परिवर्तन आएंगे। क्यों? सितंबर अक्टूबर 1951 में एडल्ट फ्रेंचाइज का प्रोसेस अपना करके इलेक्शन किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जम्मू कश्मीर में। वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा संविधान बनाने की प्रक्रिया स्टार्ट की गई। 1952 में उनके द्वारा जवाहरलाल नेहरू के साथ एक दिल्ली एग्रीमेंट हुआ, वो डिलिमिटेशन वाले लेक्चर में सुनिए आप। 1954 में इसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक और एग्रीमेंट के तहत धारा 370 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को एक्सेप्ट करके रेटिफाई कर दिया। अभी तक धारा 370 लेजिटिमाइज चल रही है क्योंकि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन महाराजा हरी सिंह ने साइन किया है, लेकिन धारा 370 को अब वहाँ पर न्यूली इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को
जनता की विल से चुनी हुई असेंबली को भी तो रेटिफाई करना जरूरी था ना। तो 1954 को उस असेंबली ने, उस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने, संविधान सभा ने धारा 370 को मान्यता दी और रेटिफिकेशन दिया। और धारा 370 के 1954 के इस रेटिफिकेशन प्रोसेस के तहत जो फिर भारतीय प्रावधान जम्मू कश्मीर में लागू हुए हैं वो कहलाए कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954। ये है कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1954 का। आज दिन तक पूरा जम्मू कश्मीर का इंडियन यूनियन से रिलेशन इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1954 पर टिका पड़ा है। इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पे, जिसे हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहते हैं, इसी कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर पे 1963, 64, 65, 66 में अमेंडमेंट की गई, 1972, 74 में अमेंडमेंट की गई, 1986 में अमेंडमेंट की गई और अब अभी की है ये आज। तो दैट इज़ दिस 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। इसी में जो अमेंडमेंट की गई उसका आज हवाला दिया गृह मंत्री अमित शाह ने गुलाम नबी आज़ाद को कि क्यों आपने 1962 में, 63 में, 64 में अमेंडमेंट नहीं किया क्या। 64 के अमेंडमेंट के माध्यम से आर्टिकल 356 लागू कराया गया। कहाँ पर? जम्मू कश्मीर में। इस बात का ध्यान रखना। 1986 में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा है जम्मू कश्मीर के अंदर। ये भी बाद में एक्सटेंड किया गया प्रोविज़न है, इस चीज़ को ध्यान में रखना। 1965 की अमेंडमेंट प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में जो की, इसके तहत जो जम्मू कश्मीर में नोमेनक्लेचर चलता था, राष्ट्रपति मने सदर रियासत और प्रधानमंत्री मने वज़ीर आज़म, जबकि होना गवर्नर और मुख्यमंत्री चाहिए था। तो ये नोमेनक्लेचर सदर रियासत और वज़ीर आज़म बंद करके गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर नोमेनक्लेचर आया। ये 1965 का इसी 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर में किया गया अमेंडमेंट था। मतलब तब से लेकर के आज दिन तक भारत और जम्मू कश्मीर के संबंध 1954 के उस कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू द जम्मू कश्मीर ऑर्डर के बेसिस पे ही चल रहा था। भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संसद के द्वारा यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट में जो इश्यूज पास किए हैं उसके तहत जो मैचिंग बन रही है, जो सब्जेक्ट्स इन्यूमरेटेड हैं आर्टिकल 370 में, वो लागू कराने के लिए कंसल्टेशन करनी है स्टेट लेजिस्लेचर से ऑर्डर पास करके। लेकिन आप कहेंगे कि इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा भी चीज़ों, आइटम्स के ऊपर लॉ बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए कंसल्टेशन नहीं, प्रेसिडेंट को कॉन्करेंस करनी होगी स्टेट लेजिस्लेचर के साथ। मतलब स्टेट लेजिस्लेचर का असेंट अनिवार्य है। जो तो आइटम्स इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन और बाद में 370 में मेंशन है, उसमें जस्ट उन्हें नोटिफाई करना जरूरी है, कंसल्टेशन। और जो तो आइटम्स नहीं है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन में, लेकिन वो यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के तहत लोकसभा और राज्यसभा को, यानी कि संसद को अधिकार है कानून बनाने का, वो बना रहे हैं। ऐसे में वो जम्मू कश्मीर में लागू कराना है, तो जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेचर की अनुमति, यानी कि उनका असेंट लेना जरूरी था राष्ट्रपति को। पर प्रोविज़न था कि असेंट लेके ऐसे लॉ भी बना के लागू कराए जा सकते हैं। वो उन पे असेंट देते हैं कि नहीं देते, उनका। भारतीय राष्ट्रपति एनी टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट अराउंड द 12, अराउंड द 1 एंड अराउंड द 2, इंडियन राष्ट्रपति एनी टाइम विद द कॉन्करेंस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर धारा 370 खत्म कर सकते हैं। ये आर्टिकल 370 के क्लॉज 3 में है। जादू क्या हो गया? जम्मू कश्मीर में मुफ्ती सैयद के साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को लेकर के नरेंद्र मोदी ने एक सरकार बनाई थी। मुफ्ती सैयद की डेथ के बाद वहां पर आई महबूबा मुफ्ती। आप कहें कि ये रातों रात है, प्लानिंग बहुत दूर की है। महबूबा मुफ्ती की सबसे बड़ी गलती जो उन्होंने उस समय कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के साथ इनसे सरकार बना ली, क्योंकि उस सरकार को बीच में छोड़ना ही था तब जब चुनाव होने का कोई दूर दूर तक नज़र ही ना आए प्रोविज़न। एक समय के बाद बीजेपी ने शन किया, उस अलायंस को तोड़ा। वहाँ पर किसी के पास नंबर नहीं थे कि सरकार बना पाए। अकॉर्डिंग टू द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नर ने रिकमेंडेशन किया और गवर्नर रूल लगा। पीछे अभी चेंजेस किए गए और उसे कन्वर्ट करके राष्ट्रपति रूल में बदला। और आज की डेट में हमारे देश में आर्टिकल 356 ये कहता है कि जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन है वहाँ की सारी एग्जीक्यूटिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है और लेजिस्लेटिव पावर पार्लियामेंट की होती है। इस समय हमारे राष्ट्रपति जब आर्टिकल 370 को रिवोक करेंगे
तो उन्हें बाय लॉ वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर के साथ कॉन्करेंस करना है, उनको कॉन्फिडेंस में उनके साथ चलना है। लेकिन चूंकि वहाँ पे राष्ट्रपति शासन है तो वहाँ की स्टेट लेजिस्लेचर की जगह वहाँ अवेलेबल है वहाँ के गवर्नर, माने वहाँ की लेजिस्लेचर की जगह अब हमारे राष्ट्रपति को भारतीय संसद की अनुमति लेनी है। और भारतीय संसद में जब ये अनुमति लेनी है तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट नहीं है, ये सिंपल लॉ है। इसके लिए सिंपल मेजॉरिटी से वो अनुमति मिल जाएगी। और इसीलिए अपनी ओपनिंग स्पीच में संकल्प रखते हुए गृह मंत्री कहते हैं कि मैं संकल्प रख रहा हूँ कि जब राष्ट्रपति का ऑर्डर आएगा संसद की सैंक्शन के बाद, तब आर्टिकल 370 के सभी क्लॉजेज लागू नहीं होंगे। आई बात समझ में? और वो क्यों आएगा वो भी आपको मैंने बताया। जबकि ये राष्ट्रपति नहीं ऐसा कर सकते थे अगर जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन ना लगा होता, अगर वहाँ पर उनकी लेजिस्लेचर चल रही होती। गारंटी है कि जैसा सीटों का समीकरण है, वहाँ की लेजिस्लेचर में टोटल 111 सीटें, 87 सीटें एग्जिस्टेंस में हैं, 24 सीटें सीज़ की हुई हैं क्योंकि वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। 87 सीटों का खेल अगर हम देखें तो घाटी को अकेले को 46 सीटें जाती हैं और जम्मू को 37। 86 सीटों के अकॉर्डिंग अगर मेजॉरिटी मैं निकालूं तो मेजॉरिटी बनती 44। घाटी अकेले के पास 40 सीटें हैं तो मेजॉरिटी रीच करना कभी कोई बड़ी बात है ही नहीं। ऐसे में वो लेजिस्लेचर कभी भी राष्ट्रपति के इस असेंट को नहीं अप्रूव करते। लेकिन चूंकि अब राष्ट्रपति शासन है, ये हो गया। आई बात समझ में? दैट इज़ अल्टीमेट एस्पेक्ट। और ये ना होता तो नेम एरिया बाउंड्री चेंज नहीं कर सकते थे, क्योंकि जम्मू कश्मीर आर्टिकल 1 के तहत इंडियन यूनियन का कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट है, उसकी टेरिटरी इंडियन टेरिटरी की पार्ट है। लेकिन जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 6 जिसके तहत राज्यों का सारा विवरण है, स्टेट की डेफिनेशन है, उस स्टेट डेफिनेशन उस स्टेट वर्ड से एग्जम्प्टेड है। यानी कि जम्मू कश्मीर की एरिया बाउंड्री नेम भारतीय पार्लियामेंट नहीं कर सकती चेंज उनकी अनुमति के बिना। लेकिन जब आर्टिकल 370 के क्लॉजेज ही नहीं रहे तो फिर जम्मू कश्मीर का ये प्रोविज़न भी नहीं रहेगा। तो फिर वो जो बिल टेबल किया गया है रीऑर्गेनाइजेशन का, वो ऑटोमेटिकली प्रभावी हो जाएगा जैसे ही धारा 370 के वो अनुबंध खत्म होंगे। एक डर ये कहा जाता था कि धारा 370 जाते ही जम्मू कश्मीर भी भारत से जाएगा। उन्होंने राष्ट्रपति के उस क्लॉज को पूरी तरह से यूज़ किया जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति धारा 370 को कभी भी लेजिस्लेचर के साथ मिलके ख़त्म कर सकता है विद एक्सेप्शन एंड मॉडिफिकेशन। तो उन्होंने एक्सेप्शन के साथ इसे ख़त्म किया है, मैंने आर्टिकल 370 का क्लॉज 1 ख़त्म नहीं किया। और क्लॉज 1 ये कहता है कि जम्मू कश्मीर इज़ इंटेग्रल पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ द इंडिया। तो आर्टिकल 370 आप कहें कि ख़त्म हो गया, नॉट एट ऑल। आर्टिकल 370 के वो सारे क्लॉज जो इंडिया यूनियन को, पार्लियामेंट को लिमिटेड करते थे, पावर को रिड्यूस करते थे, वो सारे ख़त्म हो गए। लेकिन क्लॉज 1 जिसकी वजह से वो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का, वो बना ही हुआ है। कितनी तरह से निशाना कर दिया, समझने की बात है। इसको पढ़ के भी बता दो ताकि आपको पढ़ने की, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना आए कि भाई टेक्निकल लैंग्वेज में क्या लिखा है और ये सर क्या बता रहे हैं। एक्सेशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया का क्लॉज क्या कहता है? द पावर ऑफ पार्लियामेंट टू मेक लॉज फॉर द स्टेट is limited to A. Those matter in the union list and the concurrent list which correspond to the matter specified in the state's instrument of accession. These matter are to be declared by the president in consultation with the state government. The instrument of accession contained matters classified under 4 head, namely external affair, defense, communication and ancillary matters. B. Such other matters in the union list and the concurrent list which are specified by the president with the concurrence of the state government. This means that the laws can be made on these matters only with the consent of the state of Jammu and Kashmir. The provision of Article 1 declaring India as a union of state and its territory and this article, that is Article 370, are applicable to the state of Jammu and Kashmir. अगला clause सुनो. Besides above,
The other provision of the constitution can be applied to the state which with such exception and modification as specified by the president in consultation with the state government or with the concurrence of the state government. Now the mind-blowing aspect, the president can declare that Article 370 ceases to be operative or operates with exceptions and modifications. However, this can be done by the president only on the recommendation of the Constituent Assembly of the state. तो इस बार सबसे पहला ये किया गया कि भारतीय राष्ट्रपति ने अभी सुबह कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड रिप्लेस करके वहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली किया है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो थी नहीं और लेजिस्लेटिव असेंबली इस समय डिसॉल्व चल रही है अंडर द प्रेसिडेंट रूल, इसलिए वो सारी ताकतें किसके पास है? पार्लियामेंट। तो यहाँ पर मतलब पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, तो राष्ट्रपति ये कर गए। Therefore, Article 370 makes Article 1 and Article 370 itself applicable to the state of Jammu Kashmir at once and authorizes the president to extend other articles to the state. आई बात समझ में? ये क्लियर हो गया? अब मैं आपको आर्टिकल 1, 2, 3, 4 के बारे में कुछ समझाता हूँ ताकि आपको और बेटर वे में चीज़ें समझ आए, ताकि आपके और कन्फ्यूजन्स दूर हो जाए। आर्टिकल 1, 2, 3, 4 के बारे में कुछ समझो। देखो, इंडिया के बारे में कहा जाता है कि इंडिया इज़ यूनियन ऑफ द स्टेट्स। आर्टिकल 1 ये कहता है कि इंडिया दैट इज़ भारत इज़ अ यूनियन ऑफ द स्टेट्स। तो आर्टिकल 1 दो चीज़ें बताता है, एक तो इंडिया का नेम बताता है, इंडिया और भारत, और इंडिया में पॉलिटी कैसी है बताता है। इंडिया यूनियन ऑफ द स्टेट है, फेडरेशन ऑफ द स्टेट नहीं है। समझ आई बात? आर्टिकल 2 ये कहता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इंडियन यूनियन में कोई भी नया स्टेट एडमिट कर सकती है या कोई भी नया स्टेट क्रिएट कर सकती है। मतलब आप किसी भी फॉरेन पावर से कोई भी चीज़ जीत करके उसे एडमिट कर सकते हैं, जैसे गोवा ले लिया पुर्तगालियों से, जैसे दमन, दीव, पुडुचेरी, ये सारे लिए और एडमिट किए। दूसरा, आप कोई भी नया स्टेट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे तेलंगाना निकाला आंध्र प्रदेश से। ध्यान रखें, ये दोनों वो हैं जो पहले एग्जिस्टेंस में नहीं थे। एडमिट भी नए स्टेट का किया और क्रिएशन भी नए स्टेट का किया। आर्टिकल 3 कहता है कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टेट है, आप उसकी एरिया, आप उसकी बाउंड्री, आप उसका नेम बदल सकते हैं। या तो दो स्टेट के एक एक हिस्से काट के जोड़ के एक नया स्टेट निकालें, समझ आ रही बात, या फिर एक स्टेट का एक हिस्सा दूसरे से जोड़ दें, या फिर बाउंड्री चेंज कर दें। तो एरिया, बाउंड्री एंड नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट। और आर्टिकल 4 क्या कहता है? आर्टिकल 4 ये कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 को परफॉर्म करने के लिए, नया स्टेट एडमिट करने के लिए, नया स्टेट बनाने के लिए, या पहले से एग्जिस्टिंग स्टेट की नेम, बाउंड्री और एरिया में बदलाव करने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है अंडर आर्टिकल 368। तो ये एक सिंपल ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर है, तो ये सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है, ये सिंपल मेजॉरिटी से हो सकता है। शर्त ये है कि जब भी इसका बिल प्रेजेंट किया जाएगा पार्लियामेंट में, तो ये प्रेसिडेंट के प्रायर कंसेंट से ही पेश किया जाएगा। और प्रेसिडेंट अपना प्रायर कंसेंट देने से पहले, प्रायर परमिशन देने से पहले, इसे कंसर्न्ड स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजेगा, जिसे एक स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम के अंदर, एक बताए हुए टाइम के अंदर ही उसे वापस भेजना है रेजोल्यूशन को। अगर वो स्टेट लेजिस्लेचर उसमें कोई परिवर्तन करती है या नहीं करती है, पार्लियामेंट और द प्रेसिडेंट इज नॉट बाउंड टू रिस्पेक्ट दैट डिसीजन। अगर किसी स्टेट का नाम बदलने के लिए पार्लियामेंट के द्वारा नाम बदलने का प्रस्ताव आ गया, राष्ट्रपति ने प्रायर कंसेंट देने से पहले उस स्टेट को ये भेजा है कि आपका ये नाम बदल के रखा जा रहा है, वो स्टेट मना भी कर दे तो पार्लियामेंट मानने या राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, वो करते हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर को लद्दाख यूनियन टेरिटरी में और जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी में बदलने में कोई आपत्ति अब नहीं है, क्योंकि ये सिंपल मेजॉरिटी प्रोसीजर है। इसके लिए किसी की भी स्पेशल मेजॉरिटी नहीं चाहिए और स्टेट का असेंट तो चाहिए ही नहीं, सिर्फ सलाह चाहिए। सबसे बड़ी बात ये हो नहीं सकता था जम्मू कश्मीर में, क्योंकि जम्मू कश्मीर की आर्टिकल 370 के तहत ये लिखा गया है, पहले क्लॉज के तहत, कि जम्मू कश्मीर इंडियन यूनियन का पार्ट है, जम्मू कश्मीर इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, लेकिन जम्मू कश्मीर का नेम, टेरिटरी और एरिया नहीं चेंज कर सकती पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? इसी की वजह से हमने पहले संकल्प रखा, संकल्प के अंदर हमने प्रेसिडेंट के द्वारा वो ऑर्डर आएगा, वो ऑर्डर पार्लियामेंट के पास होने से आएगा, जिसके तहत आर्टिकल 370 का सिर्फ वो क्लॉज रह जाएगा जिसके तहत वो इंटीग्रल पार्ट है इंडिया का,
बाकी सारे ख़त्म हो जाएंगे। मतलब जम्मू कश्मीर के ऊपर वो जो इंडिया की एक रिस्ट्रिक्शन थी, जो लिमिटेड थी कि भारतीय पार्लियामेंट उसका नाम, एरिया और उसकी बाउंड्री बदल नहीं सकते, अब वो बदल सकते थे। तो इसलिए साथ ही साथ रीऑर्गेनाइजेशन बिल भी प्रेजेंट किया गया है कि इमीडिएटली ये सब इफ़ेक्ट में आ जाए। और ये मैं आपको क्लियर कट सेंस में पढ़ करके बता देता हूँ ताकि आपको इसके ऊपर कोई कन्फ्यूजन ना रह जाए और आपके सामने एक मेथड हो। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। आर्टिकल 1 डिस्क्राइब्स इंडिया, दैट इज़ भारत, एज ए यूनियन ऑफ स्टेट rather than a federation of state. This provision deals with two things: one, name of the country, and two, type of polity. Article 2 grants two powers to the Parliament. A, the power to admit into the Union of India new states, the power to establish new states. Article 2 relates to the admission or establishment of new states that are not part of the Indian Union. Article 3, on the other hand, relates to the formation of or changes in the existing state of the Union of India. In other words, Article 3 deal with the internal readjustment of the territories of the constituent state of the Union of India. According Article 3, you can form a new state, increase the area of any state, diminish the area of any state, alter the boundary of any state, alter the name of any state. Clear हुआ ये सब कुछ? A bill contemplating the above changes can be introduced in the Parliament only with the prior recommendation of the President